स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर, और इसमें हम अध्ययन करेंगे वितरण मानचित्र से संबंधित जितने भी वाइवा क्वेश्चन आंसर है उसका अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मैप, इसके अंतर्गत जो क्रोपलेथ मैप है, डॉट मैप है, आइसोप्लेथ मैप है, ये विभिन्न प्रकार के जो वितरण मानचित्र है उससे संबंधित जितने भी वाइवा क्वेश्चन आंसर है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वितरण मानचित्र किसे कहते हैं। या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसे आसानी से पूछ सकते हैं कि ये वितरण मानचित्र है क्या या किसे कहते हैं। तो एक निश्चित सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित किसी भी तत्व के वितरण को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र क्या कहलाएगा? वितरण मानचित्र कहलाएगा। यानी कि हम सरल भाषा में कहें तो किन्हीं आंकड़ों के जो तत्व है या किन्हीं आंकड़ों पर आधारित जो भी तत्व है या मूल्य है या कोई भी वस्तु हो सकता है उसके वितरण को प्रदर्शित करने वाला जो मानचित्र है वो क्या कहलाएगा? वितरण मानचित्र। जैसे कि भारत में जो गेहूं की फसल है उसके उत्पादन के वितरण को हमको क्या करना है? मानचित्र में दर्शाना है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वितरण मानचित्र कहलाता ही है। तो ये होता है वितरण मानचित्र। यानी कि किसी भी सांख्यिकीय आंकड़े के अंतर्गत या उससे आधारित किसी भी तत्व हो या वस्तु हो उसका वितरण क्या करता है? प्रदर्शित करते हैं जिस मानचित्र में, उसी को वितरण मानचित्र कहते हैं। फिर है, क्या सभी मानचित्र को वितरण मानचित्र कहा जा सकता है क्योंकि सभी मानचित्र किसी न किसी वस्तु का वितरण करता है? ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सुनकर आप भ्रमित मत होइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एक बार और सुन लीजिए, क्या सभी मानचित्र को वितरण मानचित्र कहा जा सकता है क्योंकि सभी मानचित्र में किसी न किसी प्रकार का वितरण दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत सही है क्योंकि जितने भी मानचित्र हम देखते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार का वितरण दर्शाया जाता है, तो उसे हम वितरण मानचित्र कह सकते हैं क्या? तो उसका आंसर भी देख लेते हैं। नहीं, हम सभी मानचित्र को वितरण मानचित्र नहीं कह सकते क्योंकि उसमें क्या होता है, सभी में वितरण नहीं दर्शाया जाता। केवल उन्हीं मानचित्रों को हम वितरण मानचित्र कह सकते हैं जिस पर किसी विशिष्ट मानचित्रण विधि की सहायता से एक या अधिक तत्वों के क्षेत्रीय वितरण को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि उसमें वितरण तो दर्शाया गया है लेकिन वो किसके माध्यम से दर्शाया गया है? विशिष्ट विधि के माध्यम से दर्शाया गया है। ये होता है वितरण मानचित्र। और सामान्य दृष्टिकोण से कुछ वितरण दिखाया जाता है उसे वितरण मानचित्र नहीं कहते। कुछ गुण प्रधान होते हैं, कुछ मात्रा प्रधान होते हैं, इस प्रकार से उनका नाम अलग दिया जाता है। लेकिन वितरण मानचित्र का नाम उसके जो मानचित्रण की विशिष्ट विधि है उसके आधार पर दिया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो सभी मानचित्र होते हैं वे वितरण मानचित्र नहीं होते। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण मानचित्र की प्रमुख कितनी विधियां होती है? तो वितरण मानचित्र की प्रमुख दो विधियां होती है, एक गुणात्मक विधि और एक मात्रात्मक विधि। गुणात्मक विधि में इसके जितने भी जो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू है उनको दर्शाया जाते हैं, और इस सामाजिक सांस्कृतिक पहलू के जो संख्या पक्ष है उसको मात्रात्मक विधि के माध्यम से दर्शाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण मानचित्र बनाने की गुणात्मक विधियां कौन कौन सी है? या वितरण मानचित्र के जितने भी गुणात्मक तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, गुणात्मक क्षेत्र हैं? तो वितरण मानचित्र में जो गुणात्मक क्षेत्र है वो है रंग रेखा विधि, यानी कि रंगों के माध्यम से क्या करते हैं? मानचित्र का तैयार करते हैं। फिर है सामान्य छाया विधि, तो ये छाया विधि जो है ये क्रोपलेथ मैप भी कहते हैं इसको। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इस गुण विधि के माध्यम से भी हम वितरण मानचित्र प्रदर्शित करते हैं। फिर है वर्ण प्रतीकी विधि, ये जो वर्ण प्रतीकी विधि है इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु या आंकड़े का गुण प्रस्तुत करते हैं। फिर है नामांकन विधि, यानी कि नाम के माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु का वितरण प्रस्तुत करते हैं, यानी कि गेहूं इस क्षेत्र में है। फिर है चित्र में प्रतीक विधि, चित्र के माध्यम से भी हम प्रस्तुत करते हैं। गेहूं का वितरण दर्शाना है तो गेहूं का चित्र, या जनसंख्या वगैरह दर्शा रहे हैं तो जनसंख्या दर्शाएंगे उसमें। फिर भूमिकर प्रतीक विधि, इस प्रकार से। तो ये है आपकी गुणात्मक विधि। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण मानचित्र बनाने की मात्रात्मक विधियां कौन कौन सी है? तो वितरण मानचित्र बनाने की मात्रात्मक विधियां निम्न है, उनमें से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वर्णमापी विधि, समरेखा विधि और बिंदु विधि, दंडारेख विधि, आरेखी विधि,
वृत्ताकार विधि, गोलाकार विधि, ये सभी क्या है, मात्रात्मक है। इसे मात्रा के आधार पर हम बनाते हैं। जैसे आपके यहाँ पास दिया हुआ है गोलाकार विधि, तो इसमें गोलाकार में हम किसको दर्शाते हैं, किसी क्षेत्र में कितने प्रतिशत में उस तत्व का मूल्य निर्धारित है, इसको दर्शाते हैं। वृत्ताकार, इसमें क्या करते हैं, हम अपने भूमि उपयोग को दर्शाते हैं, तो किस में दर्शाते हैं, अपने वृत्ताकार में दर्शाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एक परसेंटेज वाइज दर्शाते हैं जो मात्रा को दर्शाता है। बिंदु विधि में क्या करते हैं, इतनी जनसंख्या के लिए इतने बिंदु चुनते हैं, इस प्रकार से। दंड आरेख में भी इतनी मूल्य के लिए इतना दंड आरेख और इतने अंतराल में बनाए हैं, ये भी संख्या पर निर्धारित है। इसीलिए क्या कहते हैं कि वितरण मानचित्र बनाने में मात्रात्मक विधियों में ये सभी आते हैं। इसके पश्चात आते हैं वितरण मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं। तो वितरण मानचित्र जो है निम्न प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो वितरण मानचित्र में डॉट मेथड है, यानी कि बिंदु विधि मानचित्र जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जनसंख्या के वितरण को दर्शाया जाता है। एक निश्चित जनसंख्या के लिए एक बिंदु लिया जाता है। फिर है इजोप्लेथ मैप, ये क्या है, समान रेखा विधि मानचित्र है, यानी कि ये समान रेखाओं वाले क्षेत्र को मिलाता है। जैसे कि समवायुदाब क्षेत्र है उस, और एक दूसरा समवायुदाब क्षेत्र है, या दोनों का वायुदाब क्या है, समान है, तो उस क्षेत्र को मिलाएगा, ये होता है। फिर है क्रोप्लेथ मैप, इसे वर्ण मात्री विधि मानचित्र या छाया विधि मानचित्र कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें रंगों के माध्यम से या छाया के माध्यम से, जिसे शेडिंग बोलते हैं, इसके माध्यम से क्या करते हैं, आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। फिर इसमें क्या दिया है, क्रोक्रोमेटिक मानचित्र और क्रोक्रोमेस्टिक मानचित्र, तो ये दोनों एक ही मानचित्र है। क्रोक्रोमेस्टिक मानचित्र जो है इसमें भी वितरण प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर है स्कीमेटिक मानचित्र, तो इसमें क्या कहते हैं, समघनत्व वाले मानचित्र को दर्शाया जाता है। फिर है आपके डेजीमेट्रिक मैप, इसमें डेजीमेट्रिक मैप, ये सभी इनके बारे में, ये जो 3 मैप दिया हुआ है नाम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको नहीं पूछते, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए हम ये लिख दिए हैं, समघनत्व मानचित्र, डेजीमेट्रिक मानचित्र और प्रवाह मानचित्र। तो ये तीनों आपके सामान्य जानकारी के लिए है, डेजीमेट्री, इजोराइथीम और आपका ये फ्लो मैप। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु विधि मानचित्र किसे कहते हैं। तो बिंदु विधि मानचित्र किसे कहते हैं, यह वितरण मानचित्र बनाने की एक विधि है जिसमें क्या करते हैं, किसी वस्तु की वितरण के घनत्व को समान आकार व समान आकृति वाले बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि कोई भी तत्व है या वस्तु है, उसके संबंधित जो आंकड़े लेते हैं उसको क्या करते हैं, हम समान आकार के और समान आकृति वाले बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहलाता है, बिंदु विधि मानचित्र कहलाता है। फिर है बिंदु विधि मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो डॉट मेथड मैप है उसे और किस नाम से जानते हैं। तो बिंदु विधि मानचित्र को निरपेक्ष विधि मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। ये उसका एक और नाम है, निरपेक्ष विधि, क्योंकि यह क्या करता है, ऐसा वर्ण प्रतीक मानचित्र है जिसमें एक ही प्रतीक के लिए बार बार क्या होता है, जो बिंदु है उसका पुनरावृत्ति होते हैं। चूंकि जो बिंदु विधि है मानचित्र है, इसमें क्या होता है, बिंदुओं की कुल संख्या तथा प्रदर्शित मात्राओं के मध्य क्या होता है, निरपेक्ष अनुपात होता है। अतः उन बिंदुओं को कभी कभी निरपेक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उनके संबंध की वजह से जो बिंदु है उनकी मात्राओं में और संख्याओं में जो अनुपात होता है वो निरपेक्ष होता है, इसीलिए इसे निरपेक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है। फिर है जनसंख्या के वितरण प्रदर्शित करने वाले बिंदु विधि मानचित्र में किस प्रकार की समस्या मुख्य रूप से होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, जिसमें कहा गया कि जनसंख्या के वितरण प्रदर्शित करने वाले बिंदु विधि मानचित्र में किस प्रकार की समस्या मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। तो इसमें जनसंख्या के वितरण प्रदर्शित करने वाले बिंदु विधि मानचित्र में कोई ऐसा बिंदु मूल्य सुनिश्चित करने में या उसे चुनने में कठिनाइयाँ होता है जिसके नगरीय व ग्रामीण दोनों प्रकार की जनसंख्या का सही वितरण दिखलाया जा सके। यानी कि बिंदु विधि में हम क्या कर सकते हैं, केवल बिंदु चुनेंगे जिसके जनसंख्या को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वह ग्रामीण है या नगरीय है। ये इसका क्या है, एक समस्या है।
इसके पश्चात आता है बिंदु विधि मानचित्र और कौन कौन के प्रकार के होते हैं। तो बिंदु विधि मानचित्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बिंदु विधि मानचित्र इकाई मूल्य और बिंदु के आधार पर सही चुनाव हेतु सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। एक फर्स्ट दिया है एक समान बिंदु विधि, जिसमें क्या होता है किसी भी वस्तु या तथ्यों या मूल्यों का वितरण जो है एक ही समान के बिंदु के द्वारा मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। फिर है सेकेंड है बहु बिंदु विधि। इसमें क्या करते हैं विभिन्न आकारों व विभिन्न मूल्यों के बिंदुओं द्वारा किसी वस्तु के मूल्यों का मानचित्रण पर प्रदर्शन करते हैं। फिर है वैकल्पिक बिंदु विधि। इसमें ये मिश्रित होता है, इसमें भौगोलिक प्रतीक जैसे वृत्ताकार, गोलाकार, वर्गाकार, घन, इन सभी के संयुक्त मिश्रण के द्वारा हम क्या करते हैं मानचित्र में प्रयुक्त करते हैं। ये होता है वैकल्पिक बिंदु विधि, यानी कि उस डिजाइनेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है बिंदु विधि के गुण क्या क्या है, यानी कि जो बिंदु विधि डॉट मेथड मैप है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो बिंदु विधि मानचित्र के महत्वपूर्ण गुण जो है ये निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है बिंदु विधि मानचित्र किसी तथ्य के वितरण को अधिक स्पष्ट और सही रूप से प्रदर्शित करता है, ये इसका एक गुण हो गया। फिर है बिंदु विधि को संपूर्ण विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्यों जाना जाता है ये भी पूछ सकते हैं, तो उसके नीचे ये जो तथ्य दिया है ये इसके आंसर में भी आ जाएगा। तो बिंदु विधि को संपूर्ण विधि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें तथ्यों की मात्रा और बिंदुओं की संख्या में पूर्ण एवं स्पष्ट अनुपात होता है। ये इसकी एक विशेषता भी है और ये क्वेश्चन नया बन जाता है तो इसका आंसर भी होगा। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है या गुण है बिंदु विधि मानचित्र बनाना आसान होता है क्योंकि इसके बनाने में अधिक जटिल गणितीय जो विधियाँ है उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये इनके गुण हैं। इसके पश्चात इसके दोष भी देख लेते हैं या समस्याएं, जो समस्याएं उत्पन्न होती है। तो बिंदु विधि मानचित्र की क्या क्या दोष या समस्याएं होती है। तो इसके आंसर में फर्स्ट है बिंदु विधि मानचित्र में कोई ऐसा बिंदु मूल्य चुनना कठिन होता है जिसके माध्यम से आंकड़ों का सही सही वितरण दिखाया जा सके, यानी कि एक निश्चित मूल्य का जो बिंदु है वो चुनना कठिन हो जाता है जिससे सही सही आंकड़े दिखाया जा सके, क्योंकि आंकड़े क्या होते हैं बहुत ही कुछ ज़्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं, यानी कि अवस्थित होते हैं इसकी वजह से। फिर है सेकेंड यह लगभग असंभव है कि मानचित्र में ठीक ठीक उसी स्थान पर बिंदु लगाया जा सके जिस क्षेत्र का वितरण तथ्य या आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। फिर है बिना अभ्यास के एक आकार और एक प्रकार के बिंदु लगाना कठिन है, ये भी एक समस्या है और उसका दोष है अधिक असमान आंकड़े वाले वितरण तथ्यों की सही प्रदर्शन नहीं कर सकते हम बिंदु विधियों के माध्यम से, ये इसका नेक्स्ट दोष है। फिर अब आ जाता है समान रेखा विधि मानचित्र किसे कहते हैं, यानी कि इजोप्लेथ मेथड मैप किसे कहते हैं या इजोप्लेथ मैप किसे कहते हैं। तो मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं रेखाएं कहलाती हैं और इस विधि से बने मानचित्र को समान रेखा विधि मानचित्र कहते हैं। यानी कि जो समान गुण वाले हैं या समान मूल्य वाले हैं इन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान रेखा कहलाती है और इन्हीं समान रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मानचित्र क्या है वितरण मानचित्र जो है समान रेखा विधि मानचित्र कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समान रेखा विधि मानचित्र में किन किन प्रकार के वितरण मूल्यों को प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि इसमें ऐसे कौन कौन से प्रकार के वितरण मानचित्र है जिसको हम समान रेखा विधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें है समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, समतल जो समलवणता रेखाएं हैं, सममेघ रेखाएं हैं, सम भूकंप रेखाएं हैं, समवर्षा रेखाएं हैं, ये सभी ऐसे क्या है ये सम मूल्य वाले हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं इस समान रेखा विधि के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, इजोप्लेथ मैप के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समान रेखा विधि का प्रयोग किन तत्वों के वितरण के लिए किया जाता है। ये सामान्य क्वेश्चन आपसे आसानी से पूछ सकते हैं कि समान रेखा विधि यानी कि इजोप्लेथ मैप के विधि का प्रयोग करके हम किन किन तत्वों का वितरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें जलवायु के जितने भी तत्व है तापमान, वर्षा, वायु दाब,
वायुमंडलीय पवन वेग, ये सभी चीज़ इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह पर समान वायु दाब नहीं होता है, नहीं समान पवन का वेग होता है और नहीं वर्षा सभी जगह समान होता है। तो जहाँ पर समान वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम मिला सकते हैं, समान वायु दाब वाले क्षेत्र को मिला सकते हैं, समान वेग वाले क्षेत्र को मिला सकते हैं। इस प्रकार समान रेखा विधि द्वारा हम जलवायु के तत्वों का वितरण प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्रोपलेथ मैप मेथड, ये वाला, यानी कि वर्णमात्री विधि मानचित्र या छाया विधि मानचित्र भी कहते हैं इसको, या शेडिंग मैप भी कहा जाता है इसे। तो यह किसे कहा जाता है, तो यह वितरण मानचित्र बनाने की एक विधि है जिसमें किसी वस्तु के वितरण को विभिन्न प्रकार के रंगों या शेडिंग के माध्यम से, शेडिंग मतलब छाया के माध्यम से, ये शेडिंग का मतलब होता है छाया, ये शेडिंग का मतलब होता है छाया के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि वह आंकड़े जिसको हम क्या करते हैं, शेडिंग यानी कि छाया और रंगों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्णमात्री वितरण मानचित्र या छाया विधि मानचित्र कहलाता है। तो आप याद रखेंगे कि वर्णमात्री मानचित्र को ही छाया विधि मानचित्र या शेडिंग मैप या आपके जो क्रोपलेथ मैप ये कहा जाता है। तो इसे अलग अलग नाम से जानते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे इसको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमात्री विधि मानचित्र या छाया विधि मानचित्र के गुण। तो इसके क्या क्या गुण है छाया विधि मानचित्र के, ये देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट जो गुण बताया है वो है, इस विधि द्वारा मानचित्र बनाने वाला अपनी इच्छा अनुसार वर्ग अंतराल का चयन करता है। यानी कि छाया विधि बनाने वाला मानचित्र में क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार इसके अंतराल को चुनते हैं। फिर है, इसका मानचित्र औसत घनत्व के आधार पर बनाया जाता है, अतः छायांकन यानी कि शेडिंग करने में परेशानी नहीं होती, क्योंकि छायांकन इकाई की सीमा के अंदर ही किया जाना होता है। जैसे कि हम ले रहे हैं भारत के दो राज्यों को, दो राज्य में जनसंख्या क्या है, एक समान मूल्य के आधार पर हम ले लिए हैं, तो उस दोनों राज्य में शेडिंग क्या करेंगे हम, उसमें अंदर दर्शाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, उसकी सीमा के अंदर ही हम उस शेडिंग को दर्शाएंगे, यानी कि उस छाया को। फिर है नेक्स्ट टॉपिक इसका, अगला टॉपिक दिया हुआ है इसका ये, इसमें दिए गए छायांकन से जो घनी तथा कम आबादी वाले क्षेत्रों की जानकारी है उसका पता क्या करते हैं, आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसमें छाया विधि के माध्यम से हम एक निश्चित मात्रा के आधार पर उसको चुने रहते हैं अपने अनुसार, इसलिए क्या होता है इसमें आसानी से पता चल जाता है कि इधर सघन जनसंख्या है, इधर कम जनसंख्या है, इसके बारे में, ये इसके गुण हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमात्री यानी कि क्रोपलेथ मैप मानचित्र की दोष को देखना है यहाँ पास। तो इसमें जो मानचित्र के दोष है इस मानचित्र के, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, इसमें किसी एक इकाई में एक तरह का छाया कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि उस इकाई के संपूर्ण भाग में एक तरह की आबादी व आंकड़े हैं, परंतु उस भाग में भी कहीं पर अधिक आबादी और कहीं पर कम आबादी रहती है, लेकिन इसका पता हमें नहीं चलता है। हम एक निश्चित आंकड़े ले लेते हैं इसके और इसके बीच में यहाँ पास जनसंख्या है, लेकिन हर एक स्थान पर एक समान नहीं होता है, किसी कोने में ज़्यादा रहता है, किसी उस क्षेत्र के किसी कोने में कम रहता है, तो इसको प्रदर्शित नहीं कर पाता है, सभी को समान ही दिखाएगा। फिर नेक्स्ट जो इसके दोष है वो है, इसमें शहर और गांव के आबादी के घनत्व को भी इसी के साथ मिला दिया जाता है, यानी कि इसमें क्या करता है, जो गांव और शहर की जो आबादी है उसको एक साथ दिखा देता है, उसको अलग अलग नहीं करता है। तो इसकी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, ग्रामीण तथा नगरीय आबादी अलग अलग नहीं दिखाई जा सकती, ये इस मानचित्र की महत्वपूर्ण समस्या है। फिर इस विधि में घटती एवं बढ़ती आबादी को ध्यान में नहीं दिया जाता। ये जो क्रोपलेथ मैप है, शेडिंग मैप या छाया विधि मानचित्र, इसमें क्या होता है, जो घटती बढ़ती आबादी है, जनसंख्या, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। तो ये उसके दोष हो गए। तो आज के लिए ही इतना ही, कल हम नेक्स्ट जो वाइवा क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो क्लियर करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन मैप से। धन्यवाद।